जय हिंद दोस्तों। हाल ही में 8th पे कमीशन पर दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई हैं। पहला, 8th पे कमीशन की वेबसाइट फंक्शनल हो गई है और दूसरा, एक मैसेज सर्कुलेट हुआ है जिसमें कहा गया है कि आर्मी ने 8th पे कमीशन को अपने फाइनल सुझाव भेज दिए हैं। तो चलिए पहले 8th पे कमीशन की वेबसाइट पर नजर डालते हैं और फिर आर्मी के सुझावों को देखेंगे। तो 8th पे कमीशन की वेबसाइट के होम पेज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.8cpc.gov.in। इस पेज पर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है वो है 8cpc क्वेश्चनेयर। इस लिंक पर क्लिक करके सभी सरकारी कर्मचारी पे कमीशन को अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। अभी ये लिंक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। जल्द ही आपको कैसे अपने सुझाव सबमिट करने हैं उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने सुझाव 16 मार्च 2026 16 मार्च 2026 से पहले भेजने हैं। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि आर्मी ने 8th पे कमीशन को क्या सुझाव भेजे हैं। तो वो 14 सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी। नंबर 2, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी। नंबर 3, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी। नंबर 4, लीव इनकैशमेंट में बढ़ोतरी। नंबर 5, एमएससीपी में बदलाव। नंबर 6, डायरेक्ट एंट्री जेसीओस जो ऑफिसर काडर में कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 7, एक्स और वाई ग्रुप की जगह स्किल बैंड्स की स्थापना ताकि जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स को अपने स्किल्स के आधार पर ज्यादा पे मिल सके। नंबर 8, प्रमोशन के केस में सीडीए द्वारा ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन। नंबर 9, आर्मी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अलाउंसेस में समानता। नंबर 10, आर्मी के अलाउंसेस को सरल बनाना। आज की डेट में अलाउंसेस की इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि उन्हें समझना ही सैनिकों के लिए मुश्किल है। नंबर 11, ऑफिसर्स के लिए टेक्निकल पे। नंबर 12, ऑफिसर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन को और आकर्षक बनाना। नंबर 13, डिफेंस फोर्सेस के सभी ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज में समानता। और नंबर 14, सिविल और डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स की रैंक में समानता। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं और शुरुआत करते हैं मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी से। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, नया चैनल है और सब्सक्राइबर कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो पहला सुझाव है एमएसपी में बढ़ोतरी। अब ये एमएसपी का इतिहास क्या है? तो पहली बार 4th पे कमीशन में डिफेंस फोर्सेस को रैंक पे दी गई थी। रैंक पे केवल ऑफिसर्स के लिए लागू थी। 5th पे कमीशन ने भी रैंक पे को कंटिन्यू रखा। 6th पे कमीशन ने रैंक पे के स्थान पर एमएसपी का सिस्टम शुरू किया। 7th पे कमीशन ने भी एमएसपी को कंटिन्यू रखा, सिर्फ अमाउंट को फिटमेंट फैक्टर यानी 2.57 से गुणा कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में एमएसपी के अमाउंट इस प्रकार हैं। ऑफिसर्स 15,500 रुपए पर मंथ, एमएनएस 10,800 रुपए और जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक 5,200 रुपए पर मंथ। और एमएसपी के विषय में पे कमीशन सेल के दो सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, एमएसपी के अमाउंट को बढ़ाकर इतना किया जाए। ऑफिसर्स 30,000 रुपए पर मंथ, एमएनएस 21,000 रुपए पर मंथ, जेसीओस 18,000 रुपए पर मंथ और एनसीओस तथा अदर रैंक 12,000 रुपए पर मंथ। और नंबर 2, एमएसपी को पे का एक प्रॉपर हिस्सा माना जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के अलाउंसेस और बेनिफिट्स जैसे सीटीजी, लीव इनकैशमेंट और एचआरए की कैलकुलेशन के लिए एमएसपी को भी शामिल किया जाए। तो ये था पहला सुझाव यानी एमएसपी में बढ़ोतरी। अब आते हैं दूसरे सुझाव पर जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी सीईए और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी। आज की डेट में यह अमाउंट इस प्रकार है। सीईए 2,812 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ यानी करीब 34,000 रुपीज पर चाइल्ड पर ईयर और हॉस्टल सब्सिडी 8,438 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ यानी करीब 1 लाख रुपए पर चाइल्ड
पर ईयर। पे कमीशन सेल ने कहा है कि ये अमाउंट काफी नहीं है। नए अमाउंट जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए गए हैं? तो इस टेबल का पहला कॉलम है बेस रेट। बेस रेट निकालने के लिए आज की डेट के जो अमाउंट हैं उन्हें 1.5 से गुणा किया गया है। तो सीईए का नया बेस रेट होना चाहिए 4,218 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी का बेस रेट होना चाहिए 12,657 रुपए पर मंथ। अब अगर सैनिक क्लास एक्स यानी मेट्रो सिटी में पोस्टेड है तो इन दोनों अमाउंट्स में 45% 45% और जुड़ना चाहिए और क्लास वाई सिटी के लिए 30% यानी 30% और जुड़ना चाहिए। इन कैलकुलेशंस के बाद क्लास एक्स, वाई और जेड सिटीज में जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएंगे उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था दूसरा सुझाव यानी सीईए और हॉस्टल सब्सिडी। अब आते हैं तीसरे सुझाव पर जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी। पहली बात तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती कब है? तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन सैनिक की फैमिली को मिलती है अगर उसकी डेथ या तो रिटायरमेंट के बाद हुई है और या सेना में सर्विस के दौरान हुई है पर डेथ का कारण फौजी नौकरी नहीं था। और आज की डेट में इसका अमाउंट है लास्ट ड्रॉन पे का 30% यानी 30%। तो अगर रिटायरमेंट के समय हवलदार नायर की लास्ट ड्रॉन पे 1 लाख रुपए थी तो उनकी फैमिली को 1 लाख गुना 30% यानी 30,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पे कमीशन सेल ने कहा है कि बहुत से सैनिक सिपाही की रैंक में रिटायरमेंट चले जाते हैं। आज की डेट में ऐसे सैनिक की फैमिली को करीब 16 से 20,000 रुपए फैमिली पेंशन मिलती है जो कि बहुत कम है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 40% 40% कर दिया जाए। तो यह था तीसरा सुझाव। अब आते हैं चौथे सुझाव पर जो है लीव इनकैशमेंट में बढ़ोतरी। आज की डेट में सभी सैनिक रिटायरमेंट के समय 300 दिन की लीव इनकैश कर सकते हैं। पे कमीशन सेल ने कहा है कि अक्सर ऑपरेशनल कमिटमेंट्स की वजह से सैनिक पूरी लीव नहीं काट पाते। दूसरा, सिविलियन की तुलना में सैनिक बहुत कम एज में रिटायरमेंट चले जाते हैं, इसलिए लीव इनकैशमेंट को बढ़ाकर 450 दिन 450 डेज किया जाए। यह रकम रिटायरमेंट के बाद सैनिक और उसकी फैमिली को सेटल डाउन होने में मदद करेगी। साथ ही आज की डेट में 300 दिन के अलावा हम सर्विस के दौरान 60 दिन की लीव इनकैश कर सकते हैं जब हम एलटीसी लेते हैं। पे कमीशन सेल ने सुझाव दिया है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 120 दिन किया जाना चाहिए 120 डेज। तो 450 डेज रिटायरमेंट के समय और 120 डेज ड्यूरिंग द सर्विस के दौरान। तो यह था चौथा सुझाव। अब आते हैं पांचवें सुझाव पर जो है एमएसीपी में बदलाव। एमएसीपी का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। इसके अंतर्गत सभी जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स को अपने करियर के दौरान 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। यह अपग्रेडेशन मिलते हैं 8, 16 और 24 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद 8, 16 एंड 24 इयर्स अगर सैनिक को किसी भी पे लेवल या रैंक में 8 साल हो गए हैं और उसकी प्रमोशन नहीं हुई है। पे कमीशन सेल ने कहा है कि करीब 50% सैनिक 17 से 19 साल की सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें केवल 2 ही एमएसीपी मिल पाते हैं 8 और 16 साल के बाद। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि 3 एमएसीपी के समय को किया जाना चाहिए 6, 12 और 18 साल। इससे हर सैनिक अपनी नौकरी में तीनों फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस का फायदा ले पाएंगे और अगर वो प्रमोट नहीं भी होते हैं तो भी वो नायब सूबेदार के बराबर पेंशन लेकर जा पाएंगे। 6 साल के बाद एमएसीपी नायक, 12 साल के बाद एमएसीपी हवलदार और 18 साल के बाद एमएसीपी नायब सूबेदार। तो यह था 5वां सुझाव। अब आते हैं छठे सुझाव पर जो है डायरेक्ट एंट्री जेसीओस की भर्ती। पे कमीशन सेल ने कहा है कि सेना में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ ऑथराइज से बहुत कम है। कारण यह है कि बहुत से बच्चे शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर ऑफिसर नहीं बनना चाहते। इसके अलावा जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स एसीसी, एससीओ या पीसीएसएल एंट्री द्वारा ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसीज भी हर साल पूरी तरह से नहीं फिल हो पाती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि एसएसबी इंटरव्यू के बाद या तो बहुत से कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते या फिर कोई छोटी मोटी कमी के कारण एसएसबी में फेल हो जाते हैं। तो पे कमीशन सेल ने सुझाव दिया है कि डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का एक नया काडर बनाया जाना चाहिए। इस काडर के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं।
नंबर 1, आरटीजेसीओस और केटरिंग जेसीओस की तरह इन सैनिकों की भर्ती भी डायरेक्टली एज जेसीओ होगी। नंबर 2, इस काडर में उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जो एसएसबी पास हुए लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए और या फिर किसी छोटी मोटी कमी के कारण एसएसबी में फेल हो गए। 8 साल की नौकरी पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट वाले जेसीओस कमीशन्ड ऑफिसर्स बन जाएंगे और इन 8 सालों के दौरान छोटी मोटी कमी वाले जेसीओस को एसएसबी पास करने के 3 मौके दिए जाएंगे। अगर वो एसएसबी पास हो जाते हैं तो वो भी ऑफिसर्स बन जाएंगे। नंबर 3, डायरेक्ट एंट्री जेसीओस लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे और उनकी रिटायरमेंट एज होगी 57 साल 57 इयर्स, जैसे पीसीएसएल और एससीओ एंट्रीज की होती है। और नंबर 4, इस स्कीम को 5 साल के लिए ट्रायल किया जाएगा और 5 साल के बाद इसे रिव्यू किया जाएगा। तो ये था छठा सुझाव। अब आते हैं 7वें सुझाव पर, जो है एक्स और वाई ग्रुप की जगह स्किल बैंड्स की स्थापना। आज की डेट में जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स को केवल 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक्स ग्रुप के सैनिकों को अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार 3,600 रुपए या 6,200 रुपए, 3,600 या 6,200 रुपीज एक्स ग्रुप पे मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर्मी में केवल 2.5%, 2.5% सैनिक ही एक्स ग्रुप में आते हैं, जबकि एयरफोर्स के 48% और नेवी के 18% सैनिक एक्स ग्रुप में आते हैं। जाहिर है ये एक्स और वाई ग्रुप का मामला आर्मी के सैनिकों के लिए फायदेमंद नहीं है। हालांकि बहुत से सैनिक उतना ही टेक्निकल काम कर रहे हैं जितना एक्स ग्रुप के सैनिक करते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रोन ऑपरेटर, उसका काम बहुत टेक्निकल है, लेकिन अगर उसने डिप्लोमा नहीं किया है तो वो वाई ग्रुप में ही आएगा। इसे मद्देनजर रखते हुए पे कमीशन सेल ने कहा है कि आर्मी में स्किल बैंड्स का सिस्टम होना चाहिए। इन स्किल बैंड्स में सिर्फ सिविल क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि उस काम को भी अहमियत दी जाएगी जो वो फौज में कर रहा है और जिसके लिए उसने फौज में ही क्वालिफिकेशन और महारत हासिल की है। तो ये था 7वां सुझाव। सभी 14 रिकमेंडेशंस की लिस्ट को आप फिर से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 हमने आज देखे हैं, बाकी 7 देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।